कल की क्लास में अभी पढ़ चुके हैं। प्रायद्वीपीय भारत के द्वितीय कोटि के पठारों की संक्षिप्त व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें मालवा पठार हो गया है, काठियावाड़ पठार, बुंदेलखंड, विंध्य, दक्कन ट्रैक, विदर्भ, कर्नाटक, कोयम्बटूर पठार हो चुका है। हम लोग बात कर रहे हैं अब तेलंगाना पठार की। तेलंगाना पठार देश के तेलंगाना राज्य में तेलंगाना पठार का विस्तार है। तेलंगाना पठार का विस्तार देश के तेलंगाना प्रांत में है। तेलंगाना प्रांत वर्तमान स्वतंत्रता के समय तो यह एक अलग स्वतंत्र प्रांत था। स्वतंत्रता के पश्चात तेलंगाना को एक स्वतंत्र प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था, किंतु भाषाई आधार पर जब राज्यों का गठन किया जा रहा था तो उस समय तेलुगु भाषी क्षेत्र को मद्रास से अलग कर तेलंगाना के साथ जोड़कर एक नया राज्य बना आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर निर्मित होने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य है। 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य है। इसके बाद देश के भिन्न भिन्न भागों में विवाद उठ रहा था कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना उचित है या अनुचित। इसमें एक समिति का गठन किया गया। 1956 में एक आयोग का गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। 1956 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, उन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को सही ठहराया और इस प्रकार आंध्र प्रदेश राज्य भाषाई आधार पर बना रहा। और भाषाई आधार पर बहुत से राज्यों का गठन फिर किया गया, जैसे मुंबई प्रांत से गुजराती भाषी क्षेत्र को अलग कर गुजरात प्रांत का गठन किया गया। मराठी भाषी क्षेत्र को मुंबई प्रांत से अलग कर, बंबई प्रांत से अलग कर महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया। हरियाणवी तथा हिंदी भाषी क्षेत्र को पंजाब प्रांत से अलग कर हरियाणा राज्य का गठन किया गया। इसी तरह से भाषाई आधार पर कई राज्यों का गठन किया गया देश में। हम लोग बात कर रहे हैं तेलंगाना पठार की। यह पठार प्री कैम्ब्रियन तथा आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित पठार है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पहाड़ियों द्वारा अवरोध उत्पन्न किए जाने के कारण इस पठार पर वर्षा कम होती है। शुष्क पठार है और इस पठार की उत्तरी भागों से गुजरती है गोदावरी नदी और दक्षिणी भागों से कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। इन दो नदियों के मध्य पड़ता है, तो इन दोनों नदियों का जो बेसिन क्षेत्र इस तेलंगाना पठार से गुजरता है वह धान की उच्च उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से कृष्णा का बेसिन क्षेत्र, कृष्णा का बेसिन क्षेत्र या कृष्णा का द्रोणी क्षेत्र, बेसिन को हिंदी में द्रोणी कहते हैं। कृष्णा का द्रोणी क्षेत्र धान की उच्च उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। कृष्णा की द्रोणी, बेसिन तथा इसका डेल्टा भी धान की उच्च उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण तेलंगाना राज्य या तेलंगाना पठार का दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग में, जहां से गोदावरी नदी का जो बेसिन है और दक्षिणी भाग में जो कृष्णा नदी की बेसिन है, वह धान की उच्च उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण तेलंगाना पठार को या तेलंगाना राज्य को दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं। किंतु इसकी जो मध्य गोदावरी और कृष्णा के मध्य की जो उच्च भूमि है वहां पर नहरों का विस्तार नहीं हो पाया है, सिंचाई सुविधाएं विकसित नहीं हो पाई। इसी कारण यहाँ पर कृषि कार्य उन्नतशील अवस्था में नहीं है और यहाँ प्रतिवर्ष किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारण यह पठार चर्चा में सुर्खियों में बना रहता था। तेलंगाना पठार
तेलंगाना प्रांत की राजधानी हैदराबाद स्थित है और हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद भी इसी पठार पर स्थित है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर, ट्विन सिटी ऑफ हैदराबाद सिकंदराबाद है। जैसे फतेहगढ़ का ट्विन सिटी फर्रुखाबाद, लिवरपूल का बर्केनहेड, इसी तरह से बहुत से जुड़वा नगर हैं। जुड़वा नगर का मतलब होता है दो ऐसे नगर जिनकी उत्पत्ति तथा विकास साथ साथ हुआ हो, जिनकी ओरिजिन एक साथ हुई हो और जिनका डेवलपमेंट भी एक साथ हुआ हो। ऐसे नगरों को जुड़वा नगर, ट्विन सिटीज की श्रेणी में रखते हैं। तेलंगाना पठार की बात हो रही थी। शुष्क पठार है, कटीले वन और झाड़ियों वाला। पहले तो नए राज्य के गठन को लेकर के यह पठार बहुत विवादित भी रहा है, किंतु 2 जून 2014 को इसे नए राज्य का दर्जा पुनः मिल गया, जिसकी वजह से इस पर जो नए राज्य की मांग को लेकर के विवाद था वो समाप्त हो गया, नया राज्य बन गया। 2 जून 2014 को नया राज्य बना ये तेलंगाना पठार, नए राज्य का दर्जा प्राप्त किया। अब हम लोग बात कर रहे हैं दंडकारण्य पठार की। दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य या दंडकारण्य पठार का विस्तार ओडिशा राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों, ओडिशा राज्य के जो जिला यहाँ पड़ेगा वो पड़ेगा कोरापुट, मलकानगिरी, कालाहांडी और नौरंगपुर। ये जिले ओडिशा राज्य के इस पर पड़ेंगे। और छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला, जगदलपुर, दांतेवाड़ा दंडकारण्य पठार पर पड़ता है। आंध्र प्रदेश का भी कुछ भाग आएगा। पूर्वी गोदावरी जिला, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम, ये जिले आंध्र प्रदेश के दंडकारण्य पठार का ही हिस्सा माने जाते हैं। दंडकारण्य पठार आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है और प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित है। यह एक तरंगित पठार है, तरंगित है, ऐसे अनड्यूलेटिंग प्लेट्यू है, अनग्रेड्यूलेटेड कह सकते हैं, अनग्रेड्यूलेटेड पठार हो गया, ऐसे तरंगित पठार है। और प्रायद्वीपीय भारत का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला पठार दंडकारण्य का पठार। प्रश्न आता है देश का शुष्कतम पठार, तो उत्तर हो जाएगा लद्दाख पठार। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला पठार दंडकारण्य पठार। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों पहाड़ियों द्वारा अवरोध उत्पन्न किए जाने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा और दक्षिण पश्चिम मानसून की कोलकाता शाखाएं दोनों नगण्य मात्रा में ही पहुंच पाती हैं। इस वजह से यहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है और इसी कारण इस पठार पर कटीले वन और झाड़ियों का विस्तार है। कम वर्षा होने के कारण कटीले वन और झाड़ियों का विस्तार। जितने भी पठार आप यहाँ प्रायद्वीपीय भारत के देख रहे हैं उनमें सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला पठार दंडकारण्य पठार, और दंडकारण्य पठार पर ही ओडिशा राज्य का जो कालाहांडी जिला है वह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है, या प्रायद्वीपीय भारत का शुष्कतम जिला है कालाहांडी जिला, और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला पठार दंडकारण्य पठार है। दंडकारण्य पठार का ये जो मध्य छत्तीसगढ़ वाला भाग आएगा, यहाँ बैलाडीला की खानें हैं, अबूझ माड़ बैलाडीला पहाड़ी, अबूझ माड़ पहाड़ियाँ, अबूझ माड़ बैलाडीला पहाड़ियाँ जो छत्तीसगढ़ राज्य में हैं दंडकारण्य पठार पर पड़ती हैं। इनमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं और यहाँ की धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क के विशाल भंडार मिलते हैं दंडकारण्य पठार पर। जो बैलाडीला की खान है वह भारत की सर्वाधिक यंत्रीकृत खान है और यहाँ का जो लौह अयस्क है वह जापान को निर्यात किया जाता है। जापान को, विशेष रूप से जापान ने बैलाडीला खान को लीज पर अक्सर ले लेता है और इसी कारण बैलाडीला
देश का सर्वाधिक यंत्रीकृत खान है। इस तरह का नाम छत्तीसगढ़ राज्य में ही मिलता है। बैला डिला, बैल के डिल की तरह, अर्थात एक तरफ का उसका जो बैल का डिल होता है, एक तरफ उसका तीव्र ढाल होता है, दूसरी तरफ बहुत ही मंद ढाल होता है। तो बैला डिला पहाड़ी ऐसे ही, एक तरफ ढाल तीव्र, दूसरी तरफ मंद, इसलिए उसका नाम है बैला डिला पहाड़ी। छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ेगा। दंडकारण्य पठार पर अबूझमाड़ पहाड़ियां और बैला डिला पहाड़ियां, दोनों के ढालों पर लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं। बैला डिला के पदीय क्षेत्र में ही बैला डिला आयरन माइन है, जो विश्व प्रसिद्ध है और भारत का सर्वाधिक मशीनीकृत खान है बैला डिला। दंडकारण्य पठार का क्षेत्रफल अगर हम लोग देखें, लगभग 89,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। 89,000 स्क्वायर किलोमीटर इस दंडकारण्य पठार का एरिया है। एग्जैक्ट एरिया इसका 89,078 स्क्वायर किलोमीटर है। आप मुख्य परीक्षा में बस इतना ही याद रखेंगे, 89,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है दंडकारण्य पठार का। और दंडकारण्य पठार की जो प्रमुख नदियां हैं वो महानदी की सहायिकाएं, महानदी की दो प्रमुख सहायिकाएं तेल और उदांती। तेल, महानदी की एक सहायिका है तेल और दूसरी उदांती। और गोदावरी की दो सहायिकाएं, एक का नाम है सबरी और दूसरे का नाम है सिल्लेरू। ये दोनों दंडकारण्य पठार की प्रमुख नदियां। महानदी की सहायिकाएं तेल और उदांती और गोदावरी की सहायिकाएं सिल्लेरू और सबरी दंडकारण्य पठार पर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। दंडकारण्य पठार का संबंध आपने रामायण काल में भी, अभी रामायण चल रहा था टेलीविजन पर, आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास का अधिकांश समय दंडकारण्य पठार पर ही बिताया था और पांडवों ने भी अपने वनवास का अधिकांश समय दंडकारण्य पठार पर ही बिताया था। तो प्राचीन काल में भी इसको अगम्य पठार, अगम्य वन क्षेत्र माना जाता था और कटीले वन और झाड़ियों का क्षेत्र है ही, अगम्य वन क्षेत्र है। और इसी कारण यहाँ पर इन महापुरुषों को वनवास जब हुआ तो यहाँ पर उनको रखा गया, क्योंकि उनकी सुचिता की भी बात थी कि उनको कोई देख न सके, जैसे पांडवों के साथ में अज्ञातवास भी जुड़ा हुआ था। तो इसलिए वो लोग दंडकारण्य पठार पर गए कि उनका पता न चल पाए, उत्तर भारत के लोग यहाँ तक न पहुँच पाए। हम लोग बात कर रहे हैं फिर छत्तीसगढ़ पठार की। छत्तीसगढ़ पठार का विस्तार देश के छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भागों में, उत्तरी और मध्य भागों में, दक्षिणी भाग में छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भागों में तो दंडकारण्य का पठार है, उत्तरी और मध्य भागों में छत्तीसगढ़ पठार का विस्तार है। छत्तीसगढ़ पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में है। छत्तीसगढ़ पठार पर कई पहाड़ियों का विस्तार होने के कारण यह काफी उबड़ खाबड़ पठार है। उबड़ खाबड़ पठार होने के कारण यहाँ पर भी परिवहन और संचार सुविधाओं का जितना तेजी से विकास किया जाना चाहिए, उतना तेजी से यहाँ पर परिवहन और संचार सुविधाओं का विकास नहीं हो पा रहा है छत्तीसगढ़ पठार पर। छत्तीसगढ़ पठार के बीचों बीच महानदी बेसिन गुजरती है। महानदी द्रोही छत्तीसगढ़ पठार के लगभग बीचों बीच गुजरती है और महानदी बेसिन धान की उच्च उत्पादकता, हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस के लिए फेमस है। महानदी की बेसिन, महानदी की द्रोही, और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ राज्य का ओवरऑल जो राइस धान उत्पादन है वह काफी ज्यादा हो जाता है और इसी कारण छत्तीसगढ़ को कम प्रयास में ज्यादा चावल उत्पादित होता है। छत्तीसगढ़ पठार को भारत का धान का कटोरा कहते हैं। भारत का धान का कटोरा, प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव वाला वस्तुनिष्ठ प्रकार का, तब ये हो जाता है छत्तीसगढ़। भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़। यहाँ पान का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर किया जाता है, पान, और इसी कारण छत्तीसगढ़ पठार को पान की डलिया भी कहते हैं, पान की डलिया भी कहते हैं। यहाँ के अधिकांश भागों पर आर्कियन और कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार है। अधिकांश भागों पर आर्कियन और कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार है, लेकिन कहीं कहीं यहाँ पर ये स्थिति है कि जैसे
डल्ली रजहरा की खाने हैं, डल्ली रजहरा की खाने, तो उसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जैसे दंडकारण्य पठार पर जो बैलाडीला और अबूझमार पहाड़ियां हैं उसमें भी क्या मिलता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत की सर्वाधिक मिनरल्स वाली, सर्वाधिक धात्विक खनिजों वाली, सर्वाधिक धात्विक खनिजों वाली चट्टानें हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये जो छत्तीसगढ़ पठार है, यहाँ महानदी बेसिन धान कुछ उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ पठार, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की अगर हम लोग बात करें तो जैसे बैलाडीला आपने देखा नाम था जो कि पड़ रहा है दंडकारण्य पठार पर, वैसे ही यहाँ पर पहाड़ियों का नाम है। जैसे कोरबा जिले में फुटका पहाड़, फुटका मतलब फफोला, स्थानीय भाषा में फफोले को फुटका कह रहे हैं। तो वह धरातल से ऐसे उठा हुआ है जैसे कहीं जल जाने पर शरीर में फफोले पड़ जाते हैं, वैसे ही कोरबा जिले में फुटका पहाड़ का विस्तार है जो बॉक्साइट के विशाल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह से यहाँ इस पठार पर फुटका पहाड़ हो गया, बैलाडीला बैल के दिल जैसा हो गया। सिंघवा पहाड़ी इसी पठार पर है, सिंघवा पहाड़ी सिंह जैसा है, इसका कुछ भाग चौड़ा है, जैसे शेर का अगला भाग चौड़ा और उसका कमर पतली होती है। ऐसे ही जो सिंघवा पहाड़ी है उसका अगला भाग चौड़ा है और पीछे का भाग पतला है, उसका नाम है सिंघवा पहाड़। सिंघवा पहाड़ी से ही महानदी की उत्पत्ति होती है, इसी छत्तीसगढ़ पठार पर स्थित है। छत्तीसगढ़ जो पठार है इस पर नीश और ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता है। डल्ली रजहरा की खाने यहाँ पर हो गई। कोरबा जिला, इसका जो कोरबा जिला जहाँ फुटका पहाड़ बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, उसी कोरबा जिले में कहीं कहीं गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती हैं और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में बिटुमिनस का उत्पादन प्राप्त किया जाता है यहाँ पर छत्तीसगढ़ पठार से। और हम लोग बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पठार के बाद छोटा नागपुर पठार की बात हो रही है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार है झारखंड राज्य में छोटा नागपुर पठार का विस्तार है और ओडिशा राज्य के उत्तरी भागों में और पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिमी भागों में छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिमी भागों में, ओडिशा राज्य के उत्तरी भागों में और समूचे झारखंड प्रांत में छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। ये प्रश्न आता है छोटा नागपुर पठार का विस्तार किन राज्यों में है, तो झारखंड राज्य में पूरा का पूरा पड़ रहा है, झारखंड राज्य इसमें और पश्चिम बंगाल का पश्चिमी भाग और ओडिशा का उत्तरी भाग। छोटा नागपुर पठार का अगर हम लोग क्षेत्रफल देखें तो लगभग 87,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। छोटा नागपुर पठार का 87,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। झारखंड के कई महत्वपूर्ण जिले जैसे पलामू है, हजारीबाग है, गिरिडीह है, संथाल परगना है, रांची है, धनबाद है, लोहरदग्गा है, गुमला है, सिंहभूम है, ये सब जनपद जो हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं मिनरल्स आदि के लिए, इसी छोटा नागपुर पठार पर ही अवस्थित है। छोटा नागपुर पठार का जो मध्यवर्ती भाग है इसे रांची पठार कह देते हैं और इसके उत्तरी भाग पर जिस पर कोडरमा और हजारीबाग जिलों का विस्तार है उसे हजारीबाग कोडरमा का पठार, कोडरमा जिले में इसे कोडरमा का पठार, हजारीबाग जिले में इसे हजारीबाग का पठार कह देते हैं। पश्चिम बंगाल का बांकुड़ा जिला, पुरुलिया जिला, आसनसोल जिला इसी छोटा नागपुर पठार पर ही बसा हुआ है। और जो उड़ीसा है उसका मयूरभंज है, उड़ीसा का सुंदरगढ़ है और ओडिशा का क्योंझार जिला इसी छोटा नागपुर पठार पर ही। ओडिशा का सुंदरगढ़, क्योंझार दोनों मिनरल्स के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरगढ़ और क्योंझार इसी छोटा नागपुर पठार पर ही पड़ते हैं। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच प्रवाहित होती है दामोदर नदी, बीचों बीच प्रवाहित होकर कोलकाता के दक्षिण में हुगली में विलीन हो जाती है। दामोदर नदी की जो बेसिन क्षेत्र है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानों में दामोदर बेसिन में मिलता है बिटुमिनस प्रकार के कोयले मिलते हैं, बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है दामोदर बेसिन में। देश के कुल कोयला उत्पादन का 80% छोटा नागपुर पठार से ही प्राप्त होता है।
देश के कुल मिनरल्स उत्पादन का मोर देन 60%, देश के कुल कोयला उत्पादन का 80% से अधिक छोटा नागपुर पठार से प्राप्त होता है और देश के कुल धात्विक खनिज मेटेलिक मिनरल्स प्रोडक्शन का उत्पादन का 60% से अधिक छोटा नागपुर पठार से ही प्राप्त होता है। देश का 60% से अधिक धात्विक खनिज उत्पादित करने के कारण इस पठार को मिनरल हाउस ऑफ इंडिया, भारत का खनिज भंडार भी कहते हैं। भारत का खनिज भंडार, मिनरल हाउस ऑफ इंडिया इसे कहते हैं। इस पठार पर बराकर, दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। इस पठार की जो प्रमुख नदियां हैं, दामोदर है, बराकर है, स्वर्णरेखा है, कोयल है। ये प्रमुख नदियां हैं जो इस पठार से होकर प्रवाहित होती हैं, छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार पर ही जो हम लोग बात कर रहे थे, कोयले के जो क्षेत्र हैं, गिरिडीह कोयला क्षेत्र है, डाल्टनगंज कोयला क्षेत्र है, बोकारो कोयला क्षेत्र है, धनबाद जिले का जो कोयला क्षेत्र है, झरिया कोयला क्षेत्र यहीं पर है, पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र इसी छोटा नागपुर पठार पर ही है। जो रानीगंज कोयला क्षेत्र है, भारत में कोयले की खोज सर्वप्रथम कहाँ की गई? तो रानीगंज से की गई। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न बनता है कि भारत में सर्वप्रथम कोयले की खोज, भारत में कोयले की खोज कहाँ से हुई? तो रानीगंज से हुई। और झरिया की खान ज्यादा प्रसिद्ध है। झरिया और रानीगंज दोनों बिटुमिनस प्रकार के कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन जो रानीगंज का कोयला है उसमें कार्बन का परसेंटेज वैल्यू 40 से 60% है और जो झरिया का कोयला है, झरिया की कोयले में कार्बन का परसेंटेज वैल्यू 60 से 80% है। अर्थात रानीगंज में बिटुमिनस है लेकिन निम्न गुणवत्ता वाला बिटुमिनस है और झरिया में उच्च गुणवत्ता वाला बिटुमिनस है। तो सामान्यतः जब कोकिंग कोल बनाना होता है, कोकिंग कोल जिसका उपयोग मेटलर्जी में करते हैं, धातु कर्म में करते हैं, उस कोकिंग कोल का निर्माण होता है। अच्छा तो ये होता है कि एंथ्रासाइट प्रकार के कोयले से कोकिंग कोल का निर्माण किया जाए तो खर्च कम आता है, लेकिन जब एंथ्रासाइट प्रकार के कोयले की जहां पर कमी होती है, आयात नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, क्योंकि हमारे देश में एंथ्रासाइट प्रकार के कोयले का आयात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया, यूएस से, ये एंथ्रासाइट प्रकार के कोयले के विशाल भंडारों वाले देश हैं। तो क्या होता है कि हमारे देश में झरिया का जो कोयला है, जो उच्च गुणवत्ता वाला बिटुमिनस है, उसी से कोक तैयार किया जाता है, कोक। इसीलिए झरिया के कोयले को कोकिंग कोल भी कह दिया जाता है कि भारत में कहाँ का कोयला कोकिंग कोल की प्रकृति का है, तो झरिया का कोयला कोकिंग कोल प्रकृति का है। अब बात हम लोग कर रहे हैं छोटा नागपुर पठार की। छोटा नागपुर पठार पर यहीं पर जिला जो पड़ रहा है कोडरमा जिला, हजारीबाग जिला, यह मस्को व्हाइट प्रकार के, मस्को व्हाइट अभ्रक का, अभ्रक इंग्लिश में माइका या अभ्रक का एक प्रकार है। मस्को व्हाइट अभ्रक के प्रकार हैं। मस्को व्हाइट प्रकार का अभ्रक जो ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह होता है, फ्लोगोपाइट अभ्रक होता है जो गुलाबी रंग का होता है, बायोटाइट अभ्रक होता है जो ब्लैक कलर का होता है। तो जो मस्को व्हाइट है एकदम ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट चमकता हुआ, जो उच्च गुणवत्ता वाला माइका या अभ्रक माना जाता है, उसका उत्पादन कहाँ पर होता है? उसका उत्पादन होता है कोडरमा और हजारीबाग जिले में। मस्को व्हाइट प्रकार का अभ्रक जो उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक है, इसके उत्पादन में छोटा नागपुर पठार देश में प्रथम स्थान पर है और जो गुलाबी रंग का अभ्रक है फ्लोगोपाइट, इसके उत्पादन में आंध्र प्रदेश राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। फ्लोगोपाइट आंध्र प्रदेश में जो नेल्लौर माइका माइन है, नेल्लौर की अभ्रक की खाने, ये फ्लोगोपाइट गुलाबी रंग के अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। और कोडरमा और हजारीबाग जो जिले छोटा नागपुर पठार के जिले हैं, ये मस्को व्हाइट ग्लास सीट की तरह वाले अभ्रक के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। कोडरमा में ही झुमरी तलैया एक झील है, झुमरी तलैया, जो चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि झुमरी तलैया नाम से विविध भारतीय फरमाइशी गीतों का एक कार्यक्रम शुरू करता था, इसलिए चर्चा में रहता है। इसके बाद हम लोग बात यहाँ पर कर रहे थे लोहरदग्गा जिला, इसी छोटा नागपुर पठार पर है। लोहरदागा या लोहरदग्गा जो बॉक्साइट के विशाल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। लोहरदग्गा
इसी पठार पर जादूगोड़ा है। जादूगोड़ा जो देश का जादूगोड़ा जिले से यूरेनियम का अयस्क यूरेनाइट U2O3 यूरेनाइट जो यूरेनियम का अयस्क है उसका सर्वाधिक उत्पादन भारत में प्राप्त हो रहा है छोटा नागपुर पठार पर स्थित जादूगोड़ा से प्राप्त होता है। यहाँ का जो सिंहभूम जिला है, सिंहभूम जिला, यहाँ पर लौह अयस्क की बड़ी बड़ी खानें हैं जिनमें सबसे प्रमुख है नोवा मुंडी की खान, जहां से क्या होता है लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। इसी छोटा नागपुर पठार पर गुमला जिला है। गुमला जो पटाखों के लिए रॉ मटेरियल्स जहां से प्राप्त किया जाता है, पटाखों के फायर क्रैकर्स, पटाखों के उत्पादन के लिए फायर क्रैकर्स या पटाखों के उत्पादन के लिए देश में प्रसिद्ध है। गुमला जिला छोटा नागपुर पठार पर ही स्थित है, छोटा नागपुर पठार पर ही स्थित है। और ये जो छोटा नागपुर पठार है यहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ काफी ज्यादा हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसी छोटा नागपुर पठार पर चाईबासा जिला है। चाईबासा, यहाँ का चाईबासा जिला है झारखंड का जो प्रसिद्ध है। चाईबासा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंगनीज के विशाल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, मैंगनीज के लिए। और कल्कोपाइराइट या चल्कोपाइराइट, कापर का अयस्क है, तांबे का अयस्क है, चल्कोपाइराइट भी बोलते हैं लोग, कल्कोपाइराइट भी बोल देते हैं, कल्को CH स्पेलिंग है। तो कल्को या चल्कोपाइराइट के विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध है चाईबासा जिला। तो मिनरल हाउस ऑफ इंडिया कहलाता है ये छोटा नागपुर पठार, मिनरल हाउस ऑफ इंडिया कहलाता है। जो तालचेर कोयला क्षेत्र अगर देखा जाए तो इस पठार पे ना होकर के उड़ीसा राज्य में तो है तालचेर कोयला क्षेत्र, लेकिन ये पड़ जाता है महानदी बेसिन के उत्तरी भाग में, महानदी बेसिन क्षेत्र में। यहाँ तालचेर की पहाड़ियां हैं, बराकर की पहाड़ियां, उड़ीसा राज्य में तालचेर और बराकर की पहाड़ियां हैं, उनमें कोयला क्षेत्र है ये। इस छोटा नागपुर पठार से बाहर माना जाता है। हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ जो रांची पठार है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उस पर गुंबदाकार अपवाह प्रतिरूप मिलता है। गुंबदाकार डोम शेप्ड ड्रेनेज पैटर्न है। डोम शेप्ड ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है, नदियां बाहर की ओर भी ऐसे जाती रहती हैं, बाहर की ओर भी जाती हैं, और ऐसे रिंग लाइक भी होता है। इसमें रिंग लाइक भी होता है, रिंग लाइक प्लस सेंट्रीफ्यूगल, मतलब वलयाकार अपवाह प्रतिरूप भी कहीं पर विकसित हो, वलयाकार अपवाह प्रतिरूप भी विकसित हो, और उसी क्षेत्र में अपकेंद्रीय या अरीय अपवाह प्रतिरूप भी विकसित हो। तो अरीय और अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूपों का सम्मिलित रूप कहलाता है गुंबदाकार अपवाह प्रतिरूप। गुंबदाकार अपवाह प्रतिरूप का क्या अर्थ है? किसी पठार कहीं पर जब वलयाकार अपवाह प्रतिरूप भी विकसित हो, साथ ही साथ अपकेंद्रीय या अरीय नदियां वहां से उस पठार से बाहर की ओर, इस पठार से बाहर की ओर भी नदियां जा रही हैं, तो अपकेंद्रीय हो गया। और कई नदियां यहाँ पर अलग अलग कंटूर पर वलयाकार प्रवाहित होती हैं, रिंग लाइक प्रवाहित होती हैं। तो रिंग लाइक प्लस सेंट्रीफ्यूगल या रेडियल इज इक्वल टू डोम शेप्ड ड्रेनेज पैटर्न। वलयाकार भी हो और अपकेंद्रीय भी हो, दोनों का जो सम्मिलित रूप है उसको गुंबदाकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं, जो छोटा नागपुर पठार पर विकसित है। छोटा नागपुर पठार पर कहीं कहीं जो उच्च भूमियां हैं वहां बैसाल्ट चट्टानों के पैचेज मिलते हैं, बैसाल्ट चट्टानों के पैचेज वहां पर मिलते हैं छोटा नागपुर पठार पर। ये बैसाल्ट चट्टानों के जो पैचेज हैं वो वास्तव में जो ज्वालामुखी के बाह्य स्थल रूप पड़ते हैं, ज्वालामुखी बाह्य स्थल रूप, उसमें पड़ते हैं मेषा और बूटी। तो ये वास्तव में मेषा और बूटी हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा नागपुर पठार पर मेषा और बूटी को स्थानीय लोगों द्वारा पाट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पाट शब्द का क्रिटेशियस काल में यहाँ लावा प्रवाह हुआ था, उस लावा प्रवाह के कारण यहाँ पर क्या हो गया है, जगह जगह बैसाल्ट चट्टानों के पैचेज मिलते हैं जो ऊंचाई पर भाग है। शेष जो नीचे था वो तो अपरदित हो गया है, जो ऊंचाई पर है वहां की बैसाल्ट चट्टानें जस की तस बनी हुई हैं, और ये वास्तव में ये हो जाते हैं मेषा और बूटी। तो यहाँ पर स्थानीय भाषा में मेषा और बूटी को कहते हैं पाट, पाट शब्द का प्रयोग करते हैं, और इसी को कहते हैं छोटा नागपुर का पाट प्रदेश। जहां पर पाट ज्यादा होते हैं उस क्षेत्र को पाट प्रदेश कहते हैं। बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है पाट प्रदेश, रांची के पाट प्रदेश, रांची का पाट प्रदेश। शॉर्ट नोट्स लिखिए, रांची का पाट प्रदेश। तो रांची का पाट प्रदेश क्या है? रांची के पठार पर, छोटा नागपुर पठार का मध्यवर्ती भाग कहलाता है रांची पठार, जिसमें रांची जिला केंद्रस्थ है।
केंद्र में स्थित है। तो वहां पर जो छोटे छोटे बैसाल्ट चट्टानों के पैचेज हैं उन्हीं को कहते हैं, स्थानीय भाषा में पाट कहते हैं। और इस पूरे क्षेत्र जहां पर पाट की अधिकता है उसे पाट प्रदेश कहते हैं। 60 नोट्स मुख्य परीक्षा में इस पर बहुत महत्वपूर्ण 60 नोट्स बनते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इसकी छोटा नागपुर पठार के बाद गढ़जात उच्च भूमि की बात करते हैं। गढ़जात उच्च भूमि का विस्तार छोटा नागपुर पठार पर अगर हम लोग ये देख लें कि यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, तो भारी उद्योगों का भी बहुत विस्तार हुआ है। यहाँ पर भारी उद्योगों का विस्तार हुआ है। जैसे इसी छोटा नागपुर पठार के जमशेदपुर जो जिला है वहाँ टिस्को का कारखाना है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लोहे का बड़ा कारखाना है। इसी तरह से आसनसोल जिले में इसको है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी इन तीनों कारखानों को सम्मिलित किया गया है, जिसको हम लोग उद्योग में डिस्कस करेंगे। बर्नपुर का कारखाना, हीरापुर का कारखाना, कुल्टी का कारखाना, तीनों को मिला करके इसको बनाया गया है। इसको IISCO इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसी पठार पर जो उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिला है उसी में राउरकेला एक जगह है। राउरकेला में हिस्को है, हिंदुस्तान आयरन एंड स्टील कंपनी राउरकेला स्थापित है इसी छोटा नागपुर पठार पर। इसी छोटा नागपुर पठार पर इसका एल्यूमिनियम के प्लांट स्थापित है, एल्यूमिनियम के कारखाने स्थापित है छोटा नागपुर पठार पर कई। तो ये काफी प्रसिद्ध है छोटा नागपुर पठार। टेल्को का कारखाना इसी टाटा लोकोमोटिव कंपनी जो था, अब टाटा लोकोमोटिव अब हो गया है टाटा ऑटोमोबाइल कंपनी, वो भी इसी छोटा नागपुर पठार पर ही स्थित है। फिर गढ़जात उच्च भूमि की बात करते हैं। गढ़जात उच्च भूमि का जो विस्तार है वो छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में और उड़ीसा राज्य में जो महानदी बेसिन है और छोटा नागपुर पठार है उसके बीच में गढ़जात पठार का विस्तार है। गढ़जात पठार का विस्तार ओडिशा राज्य में पड़ेगा, महानदी बेसिन के उत्तर में और छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में। अर्थात छोटा नागपुर पठार और महानदी बेसिन के मध्य ओडिशा राज्य में गढ़जात पठार का विस्तार है। जो गढ़जात पठार है इस पर तालचेर और बराकर पहाड़ियां फैली हुई हैं और इनमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयले का विशाल निक्षेप मिलता है। और गढ़जात उच्च भूमि में जो फैली पहाड़ियां हैं उन्हें गढ़जात की पहाड़ियां कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, इस पर नहीं आ पाया पूर्वोत्तर भारत, मैं थोड़ा बड़ा बनाना था, तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। ये है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हो गया है शिलांग पठार। शिलांग पठार की बात करते हैं। शिलांग पठार वास्तव में इधर छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा था। शुरू में ये पूरा भाग पठारी था, लेकिन यहाँ का भूमि अवनमित हो गया, डाउन फोल्डेड हो गया। जो बांग्लादेश है और पश्चिम बंगाल है, इस वाला जो वर्तमान समय का इस वाला क्षेत्र, यह क्षेत्र डाउन फोल्डेड हो गया, इसका अववलन हो गया, नीचे धस गया, सब्सिडेंस हो गया, इसका धसाव हो गया, जिससे छोटा नागपुर पठार और शिलांग पठार दोनों अलग अलग हो गए। तो जो जिस तरह की चट्टानें छोटा नागपुर पठार पर मिलती हैं उसी तरह की चट्टानें मेघालय या शिलांग पठार पर भी मिलती हैं। ज्यादा करके यहाँ पर आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें यहाँ पर मिलती हैं शिलांग पठार पर। शिलांग पठार का जो दक्षिणी भाग है जिसे वार काउंटी भी कहते हैं, इस पठार पर बलुआ पत्थर भी मिलता है। यहाँ पर शिलांग पठार के दक्षिणी भाग पर बलुआ पत्थर मिलता है। शिलांग पठार की जो सबसे जो केंद्रस्थ स्थान है वो मेघालय की राजधानी शिलांग इसी पर बसा है। मेघालय की राजधानी शिलांग इसी पर बसा है, इसलिए इसे शिलांग पठार कहते हैं। और इस पठार की उत्तरी सीमा बनाती है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां शिलांग पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। शिलांग पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है मेघालय पठार या शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम ही शिलांग है। शिलांग, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम शिलांग है, जिसकी ऊंचाई है 1967 मीटर। शिलांग चोटी की ऊंचाई है 1967 मीटर, 1967 मीटर है शिलांग चोटी की ऊंचाई, मेघालय पठार पर पड़ता है। और
इस शिलांग पठार का अक्सर कुछ जगह दे देता है कि सबसे ऊंची चोटी नॉकरेक। नॉकरेक शिलांग पठार या मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, यह गारो की सबसे ऊंची चोटी है नॉकरेक। नॉकरेक गारो की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1515 मीटर है। 1515 मीटर, 1515 मीटर है गारो की सबसे ऊंची चोटी नॉकरेक की। नॉकरेक जो सबसे ऊंची चोटी है 1515 मीटर है, और शिलांग जो गारो की सबसे ऊंची चोटी नॉकरेक 1515 मीटर। और मेघालय पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम शिलांग है और उसकी ऊंचाई 1967 मीटर है। गारो मेघालय पठार की दूसरी भी सबसे ऊंची चोटी नहीं है। मेघालय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डिंगी है, डिंगी, जिसकी ऊंचाई है 1823 मीटर, 1823 मीटर जिसकी ऊंचाई है। डिंगी की ऊंचाई 1823 मीटर है, मेघालय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नॉकरेक इसलिए चर्चा में रहती है कि गारो की सबसे ऊंची चोटी है और इसके आसपास बहुत अधिक जैव विविधता है। पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्शन दिया गया है, बायो रिजर्व घोषित किया गया है। नॉकरेक देश का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। जो गारो की सबसे ऊंची चोटी नॉकरेक के नाम के आधार पर इसका नामकरण किया गया है, इसलिए नॉकरेक फेमस है। आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नॉकरेक। या ऐसे भी प्रश्न आया है कि नॉकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो मेघालय राज्य में स्थित है, इसलिए नॉकरेक चर्चा में है। लेकिन मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी नहीं है नॉकरेक, यह गारो की सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलांग है, 1967 मीटर ऊंची है, और गारो की ऊंचाई मात्र 1515 मीटर है। हम लोग बात इसकी कर रहे हैं जो गारो खासी जैंतिया पहाड़ी है। इसमें जो गारो खासी है, खासी पहाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा आती है, तो फंस करके ये कीपाकार पहाड़ी है। जो खासी पहाड़ी है कीपाकार पहाड़ी है। इन पहाड़ियों में फंसकर दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा खूब वर्षा करती है। मेघालय पठार के दक्षिणी भागों में खूब वर्षा करती है, और इसी जो खासी पहाड़ियां हैं उनके दक्षिणी पदी क्षेत्र में ही चेरापूंजी नामक स्थान है, जो वर्तमान समय में भारत का दूसरा सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। और इसी खासी पहाड़ी के पदी क्षेत्र में चेरापूंजी से 16 किलोमीटर पश्चिम में, चेरापूंजी से 16 किलोमीटर पश्चिम में खासी के पदी क्षेत्र में मासिन राम नामक स्थान है। मासिन राम 16 किलोमीटर पश्चिम में चेरापूंजी के मासिन राम नामक स्थान है, जो देश का ही नहीं विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा जो भारत विश्व में होती है वो मासिन राम में वर्तमान समय में हो रही है, जो मेघालय पठार पर खासी पहाड़ियों के दक्षिण में चेरापूंजी से 16 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। चेरापूंजी वाले क्षेत्र में वन विनाश ज्यादा हुआ मासिन राम की अपेक्षा, इसलिए चेरापूंजी में जो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा की आर्द्रता युक्त हवाएं जो चेरापूंजी की ओर जा रही थी, वन विनाश होने के कारण अब चेरापूंजी की ओर वो कम जा रही है। अब मासिन राम में वन विनाश कम हुआ है, इसलिए मासिन राम की ओर चली जाती है। और जो ये खासी पहाड़ी है, कीपाकार पहाड़ी है, वो मानसूनी हवाओं को आपस में उलझा देता है यहाँ पर। इसके बाद और यही गारो खासी जैंतिया जो पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों के ढालों पर निवास करने वाली जो जनजातियां हैं, उन्हीं के नाम के आधार पर इन जनजातियों का नामकरण किया गया है। खासी जनरली गारो पहाड़ी कह रहे हैं क्योंकि इसके ढालों पर गारो जनजातियां अधिक निवास करती हैं। खासी के ढालों पर खासी जनजातियां अधिक निवास करती हैं। जैंतिया के ढालों पर जैंतिया जनजातियां अधिक निवास करती हैं। प्रश्न आता है कि गारो खासी जैंतिया जनजातियां किस राज्य की जनजातियां हैं, तो मेघालय राज्य की जनजातियां हैं। इसके बाद हम लोग मेघालय राज्य में पढ़ते हैं कि मेघालय जो पठार है या शिलांग पठार या मेघालय पठार, यह भारत का नहीं विश्व का आर्द्रतम पठार है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला पठार मेघालय पठार। भारत का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला मेघालय पठार। भारत का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला लद्दाख पठार। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला पठार, तो इसका उत्तर होगा दंडकारण्य का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला पठार दंडकारण्य पठार। प्रायद्वीपीय भारत का शुष्कतम पठार दंडकारण्य पठार। भारत का, पूरे भारत का, समूचे भारत का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला पठार तब लद्दाख पठार हो जाएगा। और प्रश्न आता है कि भारत का या विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला पठार, तो मेघालय पठार या शिलांग पठार। अब मेघालय पठार पर क्या हुआ है
कि यहाँ पर सामान्यतः मेघालय पठार पर अधिक वर्षा होने के कारण कई जगहों पर यहाँ पर छोटे छोटे घोलरंध्र विकसित हुए हैं। घोलरंध्र, युवाला, डोलाइन, पोल्जे, जिसकी वजह से ये वास्तव में है क्या, ये भूमिगत जल की अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हैं। भूमिगत जल की अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित कई अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां जैसे सकुंड या युवाला, राजकुंड या पोल्जे, ऐसे बहुत सी स्थलाकृतियां यहाँ विकसित हुई हैं, जिसकी वजह से यह पठार काफी उबड़ खाबड़ है और इसी कारण इस पठार पर परिवहन और संचार सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है। आज भी अगर देखा जाए, प्रश्न अगर आता है कि भारत के किस पठार पर सबसे कम परिवहन और संचार सुविधाओं का विकास हुआ है, जितने भी आपने प्रायद्वीपीय भारत के पठारों को पढ़ा है उसमें पूछा जाए सबसे कम परिवहन और संचार सुविधाओं का विकास किस पठार पर हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिलांग पठार या मेघालय पठार, क्योंकि यहाँ पर भूमिगत जल की अपर्दन क्रिया द्वारा कई यहाँ पर घोलरंध्र बने हैं। युवाला या सकुंड, पोनार या राजकुंड, पोल्जे या राजकुंड, पोनार सुरंग जैसी स्थलाकृति बन जाती है। इस तरह से यहाँ पर हैं कुछ अंधी घाटियां भी हैं, जिसकी वजह से यहाँ परिवहन और संचार सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है। एक और पठार हम लोग पढ़ते हैं, करबी एगलांग पठार। करबी एगलांग पठार का विस्तार मेघालय राज्य के पूर्वी भागों और असम राज्य के दक्षिणी भागों में है। करबी एगलांग पठार मेघालय राज्य का पूर्वी भाग आएगा इसमें, और असम तो मैदान है लेकिन इसका दक्षिणी भाग आएगा। करबी एगलांग पठार, यह पठार सामान्यतः मेघालय पठार और यहाँ जो बैरल पहाड़ियां हैं, बैरल पहाड़ियां जो नागा और लुसाई पहाड़ियों को अलग करती हैं, बैरल पहाड़ियां उनको उनके मध्य स्थित है। बैरल पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य एक पठार है जिसे करबी एगलांग पठार के नाम से जाना जाता है। आज ये प्रायद्वीपीय भारत के द्वितीय कोटि के पठारों की संक्षिप्त व्याख्या पूरी हो गई। इन पर और तरह के डिस्क्रिप्टिव जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, हमने जितना भी स्टेटमेंट डिस्कस किया है सब पर ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और जो आईएएस की मुख्य परीक्षा होगी वहां पर क्या होता है, इन्हीं को एक एक पठार के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरा, पठारों का आर्थिक महत्व पूछा जा सकता है, पठारों का आर्थिक सामाजिक महत्व पूछा जा सकता है, पठारों का भौगोलिक महत्व पूछा जा सकता है। अगर आप भूगोल विषय को अच्छे से समझ रहे हैं और हमारे आगे के लेक्चर्स कंटिन्यूअस सुन रहे हैं तो इनके लिए आपको अलग से कोई विशेष प्रयास की जरूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के उत्तर देने में सक्षम होंगे। और कल हम लोग इसके आगे का जो भूआकृतिक प्रदेश है, 3 भूआकृतिक प्रदेश पूरा हो गया। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, 3 भूआकृतिक प्रदेश पूरा हो गया। चौथा जो भूआकृतिक प्रदेश है समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह, इसको हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे।